देखिए सीपीसी में आज लेक्चर दिया जाए भाई। ड्राफ्टिंग नहीं हो पाई है मेंस का क्वेश्चन का। आपका जो कल लिखवाया जा रहा था, मैंने आपका डिक्री और इत्यादि लिखवाई जा रही थी, तो लिखवाया जाएगा कल आपका। उस मैंने व्यस्तता के कारण आपका प्रारंभिक और अंतिम डिक्री की ड्राफ्टिंग नहीं हो पाई है लिखवाने वाला। तो आइए देखिए, आपका सेक्शन 25 तक हम पढ़ाए थे और धारा 25 में एक दो को रिलेशन छूटा था, कई लोग आपत्ति भी किए थे लास्ट में। देखिए आपका 25 में क्वेश्चन बनता भी है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल मामलों का ट्रांसफर, यानी कि सिविल मामला हुआ, अपील हुई, या आपका कह सकते हैं कि कोई सिविल कार्यवाही हुई, तो उच्चतम न्यायालय हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर आपका वह जो सिविल मैटर है या अपील है या कार्यवाही है उसको ट्रांसफर कर सकता है। अब जो आपका उत्तराखंड और एमपी का मॉडल है कि उच्चतम न्यायालय कहाँ से कहाँ तक मैंने आपका ट्रांसफर करेगा, तो आपका एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, और दूसरा पॉइंट जरूर याद रखिएगा, एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि प्रयागराज के जिला न्यायालय से सतना के जिला न्यायालय में भी मुकदमों को ट्रांसफर करने का हक किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। अब हाई कोर्ट क्या कर सकता है? केवल अपने राज्य में भेज सकता है, और जिला जज क्या कर सकते हैं? केवल अपने जिले में, एक जगह से दूसरे जगह। दूसरा इसमें पॉइंट ये बनता है कि अगर उच्चतम न्यायालय के समक्ष आवेदन दिया गया है और उच्चतम न्यायालय की राय में वह जो एप्लीकेशन है वह तुच्छ है, यानी कि बहुत मामूली है, या तंग करने के लिए दिया गया है, तो उच्चतम न्यायालय आवेदन को खारिज करेगा और खारिज करके आवेदनकर्ता पर आपका प्रतिकर लगा सकता है। और वह रकम याद रखनी है 2000, अधिकतम कितना तक? और जो व्यक्ति आवेदन का विरोध कर रहा था उसे 2000 या 2000 दिलवा सकता है। प्री में ये भी आपका पूछा जाता है कितना दिल प्रतिकर लगा सकता है? 2000। इतना। वही कोरिलेशन बाकी था, ये बताया गया था। कोरिलेशन ये बाकी था कि क्रिमिनल मामलों का या आपराधिक मामलों का भी उच्च न्यायालय ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन ये सीपीसी से गवर्न न होकर सीआरपीसी से होगा। और सीआरपीसी का जो सेक्शन है आपका पूछा भी गया था प्री में कि उच्चतम न्यायालय आपराधिक मामलों का ट्रांसफर, क्रिमिनल मामलों का ट्रांसफर सीआरपीसी के किस सेक्शन के तहत करता है? तो 406, यानी कि 406। ये रट कर जाना, ये आ चुका है क्वेश्चन। जैसे ही ट्रांसफर, उच्चतम न्यायालय आपका कहां से कहां तक मामला ट्रांसफर कर सकता है, ये भी दिमाग में बैठाना है। जो सिविल मामलों में हमने बताया नियम, वही नियम चलेगा। यानी कि उच्चतम न्यायालय एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, यानी कि उदाहरण के तौर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट को भेज सकता है क्रिमिनल मामला, या एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट को, यानी कि प्रयागराज से आपका छपरा भी भेज सकता है मैटर क्रिमिनल, कि प्रयागराज का माने क्रिमिनल कोर्ट न देखकर कौन इसकी सुनवाई करेगा? छपरा का। अब वहाँ रकम भी याद करनी पड़ती है। आपका सीआरपीसी की धारा 400 आपका 6 में, यानी कि सीपीसी की धारा 25 में जो रकम थी, जो कंपसेशन लगा सकता था, वह 2000 यानी कि 2000 था। तो तुरंत आपका कोरिलेट मैंने करना है कि आखिर सीआरपीसी के तहत
अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये आवेदन तंग करने के लिए है या बहुत मामूली या तुच्छ है, तो आवेदन खारिज करके और कितना कंपनसेशन लगा सकता है, तो वहाँ 1,000 रुपया है। ये भी मैंने अभी लिखवा देते हैं, 1,000 रुपया है। इसके बाद आपका संविधान में आप दो अनुच्छेद और देखेंगे। एक, उच्चतम न्यायालय आपका मामलों को अपने पास मंगाता है या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक ट्रांसफर करता है, इसके लिए जो प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वह आर्टिकल 139A में है। ये भी आपका 2 बार से, पिछली बार तो नहीं आया, नेट में 2 बार से रिपीट कर रहा था कि उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मामलों का ट्रांसफर करता है, तो आर्टिकल 139A रट कर जाना है। आपका जे में भी आ चुका है, जाकर मैंने साल पेपर आप देख सकते हैं। और हाई कोर्ट का अभी नहीं पूछा है, हाई कोर्ट का पूछ सकता है अनुच्छेद 228, यानी कि अनुच्छेद 228 के तहत हाई कोर्ट ट्रांसफर भी कर सकता है, अपने पास मंगा भी सकता है। तो आपका 2 धाराएं और 2 अनुच्छेद और रकम भी याद करके जाना है। सिविल मामलों में कितना कंपनसेशन, 2,000, और क्रिमिनल में कितना, 1,000। संविधान में कहीं रकम का उल्लेख ये इन दोनों अनुच्छेदों में नहीं है। इसको लिख लीजिए। तो भाई देखिए, प्री वाले में लिख लीजिए, या कॉपी न लाए हो तो कल लिखवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले से सूचना नहीं थी और अचानक आपका लिखवाना था मेंस के लिए, लेकिन अचानक आपका पढ़ाया जा रहा है। तो 25 के बाद आ जाइए अब 26। इधर जो आपका पढ़ना है, आपका कह सकते हैं कि 26 से भी क्वेश्चन बनता है। अब 26 में है कि सूट फाइल किया जाना, या आपका कह सकते हैं कि वाद को संस्थित किया जाना या वाद को दायर किया जाना। तो जब भी आपका सूट फाइल करेंगे तो इसके लिए अब आर्डर भी पढ़ना पड़ेगा। आपका आर्डर 4 पढ़ना पड़ेगा, यानी कि इसके लिए आदेश आपका 4 पढ़ना है। यानी कि आपका सेक्शन 26 रीड विथ कहा जाता है। देखिए, ऐसे भी लिखा जाता है, R/W का मतलब हुआ रीड विथ। रीड विथ का मतलब ये हुआ सपठित। सपठित मतलब कि यह सेक्शन किस आर्डर के साथ पढ़ना है। तो जब भी आप ये सेक्शन 26 पढ़ेंगे तो आप किस आर्डर को तुरंत पढ़ेंगे, तो आर्डर 4 को। ये जो क्वेश्चन आता है, फिर बता दिया जब भाई केवल प्री में आता है और इंटरव्यू में कभी काल पूछा जाता है। तो आइए देखा जाए। अब आपका इसमें जो आपको पढ़ना है, मान लीजिए एक उदाहरण लेकर चला जाए भाई। ये चूंकि संविधान नियम भी शुरू हो रहा है तो सबसे अच्छा उदाहरण कॉन्ट्रैक्ट का ही लिया जाए। मान लीजिए ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और ए ने कहा कि हे बी मैं तुम्हें ये अपना मकान बेचूंगा और ये 10 लाख रुपया में तुम्हें अपना मकान बेचूंगा। ये भी मैंने सक्षम था संविदा करने में, भी सब कुछ सही था, आपका पर्पज या उद्देश्य भी सही था, यानी कि ये एग्रीमेंट धारा 10 कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को फुलफिल करता था, अतः कॉन्ट्रैक्ट बन गया, संविदा बन गया। तत्पश्चात अपने वादे से मुकर गया, यानी कि मकान बेचने से क्या किया बाद में, इनकार। तो बताइए, आपका कल बताया गया था कम से कम कंसेप्ट कि जो प्रपोजल करता है या जो प्रस्थापना करता है उसका नाम हम बताए थे, फिर आज बताया ही जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, उसका नाम प्रामिजर
यानी कि हिंदी में वचनदाता, और जिससे प्रामिज किया गया है, वादा किया गया है, जो वादे को एक्सेप्ट किया है, वह प्रतिगृहीता, या आपका कह सकते हैं कि एक्सेप्ट करने वाला, या जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो उसका नाम हम बताए थे प्रामिजी, यानी कि वचन ग्रहिता या प्रतिगृहिता या वचन ग्रहिता। तो किसने प्रपोजल इस उदाहरण में किया था? ए ने। और कौन एक्सेप्ट किया? बी। और किसने अपने वचन को ब्रीच कर दिया है? किसने अपने वचन को भंग किया है? ए ने। तो आज आपका बताया भी जाएगा कि अगर ए अपनी ओर से संविदा को भंग किया है तो व्यथित पक्षकार या एग्रीड पार्टी या व्यथित पक्षकार कौन हुआ? बी। अब आप वकील साहब हैं, बी आपके पास जाता है कि ए ने अपना मकान नहीं बेचा और जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको ब्रीच किया, भंग किया है, हमें आप मुकदमा हमारी ओर से करिए और हमें रिलीफ दिलवाइए क्योंकि ए ने अपना वचन नहीं निभाया है। तो हम बताएंगे संविधान नियम में बी का डिटेल में, अभी आपका आज बताया जाएगा, लेकिन यहाँ इसी पर रोका जाए। अब वकील साहब बी की ओर से मुकदमा दायर कर रहे हैं, यानी कि वकील के पास गया तो बी वाद दायर करेगा, और किसके खिलाफ करेगा? ए के खिलाफ करेगा। तो आखिर वाद दायर किया जाएगा तो इसके बारे में सब्सटेंसिव प्रावधान या प्रिंसिपल या सिद्धांत किस सेक्शन में है? 26 में। और जब भी ए के खिलाफ वाद दायर करेगा तो उसके लिए प्रोसीजर किस मने आर्डर में है? तो प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्डर में है? आपका 4 में। अब इसी को आपका सेक्शन वाइज, अब ये भाई देखिए आपका ये अब धारा 26 दो लाइन की धारा है, लेकिन पूछा भी गया है आपका, यानी कि कई बार ये क्वेश्चन आपका जे में आप देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अब तुरंत यहाँ आपका सेक्शन 26 और आर्डर 4 10 मिनट में निपटा देना है, प्री के लिए ही आएगा। देखिए आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी कि वादों का संस्थित किया जाना, फाइल किया जाना, दायर किया जाना। देखिए बेयर एक्ट आपका दो खंड है। पहला है हर वाद यानी कि सूट, वाद पत्र यानी कि प्लेंट के को उपस्थित करके, करके मतलब प्रेजेंट करके या प्रस्तुत करके या ऐसे अन्य प्रकार से जैसा प्रेस्क्राइब किया जाए, विहित किया जाए, दायर किया जाएगा। तो प्री का ही क्वेश्चन ज़्यादा निकालना है, और आप चाहें तो बेयर एक्ट पर भी लिख सकते हैं प्री का क्वेश्चन। भाई कुछ क्वेश्चन बेयर एक्ट पर, पहला जो 26 का दो तीन नियम पहले याद रखिए। आपका 26 एक प्रतिस्थापित धारा है, यानी कि नए सिरे से लिखी गई है। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि सीपीसी की धारा 26 किस सन में प्रतिस्थापित की गई या दो भागों में या दो खंडों में बांटी गई, ये पूछ सकता है। तो सन लिखा है उसमें, ये नहीं कि बैरक में नहीं लिखा है। 1999 यानी कि 1999 याद किए रहेगा कब प्रतिस्थापित की गई? 1999। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि ये जो प्रतिस्थापन हुआ या नए सिरे से लिखी गई या दो खंडों में बांटी गई, ये इंटरव्यू में भी बना है और आपका बिहार और झारखंड में भी बन चुका है। भाई समित पूछा था कि किस कमेटी के रिकमेंड पर, यानी कि किस समिति की सिफारिश पर ये प्रतिस्थापित की गई?
तो 1999 में जो समिति बनी थी उसका नाम था जस्टिस मलीमत समिति। भाई ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, इंटरव्यू में भी पूछा गया था और प्री में भी। तीसरा क्वेश्चन ये है कि वाद कैसे दायर किया जाएगा। तो जो सूट फाइल किया जाएगा वह प्लेंट उपस्थित करके किया जाएगा। तो प्लेंट कहाँ उपस्थित करेंगे, वाद पत्र कहाँ उपस्थित करेंगे, तो आपका न्यायालय में उपस्थित करेंगे। यानी कि आपका वाद पत्र उपस्थित किया जाएगा या आपका कोई अन्य तरीके से वाद दायर होगा जिसे विहित किया जाए। विहित किया जाए मतलब प्रेस्क्राइब्ड किया जाए। प्रेस्क्राइब्ड किया जाए मतलब कि जिस प्रकार रूल बनाया जाए। यानी कि आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हाई कोर्ट चाहे तो रूल बना सकता है और रूल बनाकर कैसे वाद दायर किया जाएगा इसके लिए अलग से नियम भी निर्धारित कर सकता है। अब डिटेल में वाद पत्र में क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये और डिटेल में आगे बताया जाएगा। यह नहीं कि समाप्त हो गया ये। आपका जो 26 का खंड बी है ये भी आपका प्री में आ चुका है कि जो भी प्लेंट में बातें रहेंगी उसको कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो एफिडेविट द्वारा यानी कि शपथ पत्र के माध्यम से। अब इसमें देखिए कैसे भरमाया है यूपी जे प्री में कि वाद पत्र की बातों को या वाद पत्र में जो कही गई बातें हैं उनको कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो मौखिक साक्ष्य द्वारा यानी कि ओरल एविडेंस द्वारा, दूसरा डॉक्यूमेंट्री द्वारा यानी कि दस्तावेजी द्वारा, तीसरा दे देगा शपथ पत्र द्वारा और चौथा उपर्युक्त सभी। तो जो लोग इस पॉइंट को ध्यान नहीं दिए वह मार कर आएंगे उपर्युक्त सभी। लेकिन यही छोटी छोटी गलतियां पकड़नी है, आगे उपर्युक्त सभी नहीं मारना है, आपको क्या मारना है, शपथ पत्र जो बेयर एक्ट में लिखा है स्पष्ट खंड बी में। अब आइए वाद दायर करने के बारे में जो प्रिंसिपल था वह सेक्शन 26 में था और जो आपका प्रोसीजर होगा, प्रक्रिया होगी, वह आदेश 4 में होगी। तो तुरंत आपका सीपीसी का आदेश आपका 4 निकाल लेना है और आदेश 4 निकाल लीजिए भाई आपका। देखिए आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स यानी कि वादों का दायर किया जाना लिखा भी गया है हेडिंग। अब देखिए इसमें आपका आदेश 4 नियम 1 देखा जाए वाद पत्र द्वारा वाद प्रारंभ होना। बेयरक की भाषा देखिए पहले, पहला खंड है हर वाद न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को 2 प्रति में वाद पत्र उपस्थित करके दायर किया जाएगा। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है, थोड़ा सतर्क रहना है। आपका 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी बना है और भी खंड है इसके। पहले इस खंड को 2 लाइन बताया जाए। यानी कि जो सूट फाइल किया जाएगा वह प्लेंट के माध्यम से किया जाएगा। तो प्लेंट आपका ये दिया गया है कि आखिर वाद दायर किया जाएगा तो किसके समक्ष दिया जाएगा। तो पहला नियम ये है कि आप डायरेक्ट जाकर न्यायालय में दे सकते हैं, यानी कि न्यायाधीश को अपना प्लेंट दे सकते हैं। दूसरी समस्या ये आई कि क्या कार्य अवधि के समय देंगे कि जब न्यायालय की कार्य अवधि समाप्त हो गई है तब भी आप वाद पत्र दायर कर सकते हैं। यानी कि आपका एक लाइन में उदाहरण में कचहरी में दे सकते हैं कि न्यायाधीश के घर पर भी दे सकते हैं।
तो आपका ये जवाब रहेगा कि वाद पत्र कार्य के समय दिया जा सकता है, यानी कि 10 बजे से जब कचहरी खुली है यानी कि ऑफिस 4 बजे तक। और आपका न्यायाधीश चाहें तो अपने मने आपका न्यायालय से बाहर भी वादी का वाद पत्र स्वीकार कर सकता है। तो आप लोग बताइए, कर सकता है मतलब बाध्य है घर पर स्वीकार करने के लिए कि विवेकाधिकार? हाँ, बाध्य नहीं है। आप आइए, लेकिन न्यायालय चाहे, न्यायाधीश चाहे तो अपने घर पर भी वाद पत्र क्या कर सकता है? स्वीकार। दूसरा ये है कि भाई दूसरा पॉइंट ये है कि वाद पत्र जो प्रस्तुत किया जाएगा वह आपका किसके समक्ष किया जाएगा? तो या तो न्यायाधीश को दे दीजिए, जज साहब को, या न्यायालय द्वारा इसके लिए नियुक्त किसी अधिकारी को। तो इंटरव्यू में एक दो बार क्वेश्चन बना है कि ज़्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि कोर्ट में डायरेक्ट प्लेंट को जज के सामने नहीं दिया जाता। भाई ऑफिस है जज का, वहाँ एक क्लर्क बैठा है, उसको आप वाद पत्र देते हैं, वह वाद पत्र को चेक करता है और कमी रहता है तो वही क्या करता है, आपको बता देता है कि ये कमी है, वकील साहब इस कमी को क्या करिए पूरा। तो उसका नाम याद रखिएगा, फिर मैं बताया था एक दिन, मुंसरिम कहा जाता है। यानी कि जो प्राधिकारी या जो जिस अधिकारी के समक्ष वाद पत्र हम प्रस्तुत करते हैं उसको उर्दू में क्या कहा जाता है? मुंसरिम। तो मुंसरिम को वाद पत्र आप क्या किए? दे दिए। अब अगला नियम ये आया कि वाद पत्र कम से कम कितनी कॉपी में या प्रति में होना आवश्यक है, ये भी पूछा गया है। तो कम से कम कितनी प्रतियों में मुकदमा दायर होगा, प्लेंट दायर होगा? 2। अब यहाँ भी सतर्क रहना है। अगर 2 प्रति में मुकदमा दायर नहीं किया गया है तो इसका क्या परिणाम होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कब ये नियम बनाया गया कि कम से कम 2 कॉपी में, 2 प्रति में वाद पत्र होना चाहिए? तो ये सन भी याद रखना है। और 2 प्रति में नहीं है, केवल 1 कॉपी दिए हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा वो भी ध्यान में रखना है। 2 चीजें देखिए, 1999 में संशोधन करके आपका ये प्रावधान किया गया कि वाद पत्र या प्लेंट कम से कम कितने कॉपी में हो? 2। ये याद रखना। कब किया गया? 1999। अगर वाद पत्र 2 प्रति में नहीं है तो न्यायालय क्या करेगा? तो वाद पत्र को रिजेक्ट कर देगा, खारिज कर देगा, नामंजूर कर देगा, यानी कि आपका अस्वीकार करेगा। तो बहुत पूछा जाता है प्री में कि वाद पत्र का नामंजूरन किस आर्डर के किस रूल में है। पिछली बार भी मिलाने के लिए आया था। तो आर्डर 7 रूल 11, आर्डर 7 रूल 11 के तहत वाद पत्र का क्या दिया गया है? नामंजूरन। भाई याद रखिएगा, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट बहुत पूछा जाता है, आगे बताया जाएगा। दूसरा खंड देखिए भाई, हर वाद पत्र आदेश 6 और आदेश 7 में अंतर्विष्ट नियम यानी कि समाहित नियम या दिए गए नियम का वहां तक अनुपालन करेगा जहां तक वे लागू किए जा सकते हैं। इसी उदाहरण को आगे बढ़ाया जाए। अगर भी न्यायालय में एक के खिलाफ मुकदमा करता है तो मनमानी चीजें नहीं लिखेगा। क्या क्या लिखेगा, कैसे लिखेगा, इसका कुछ नियम कायदे हैं और किस आर्डर में दिया गया है। तो 2 आदेशों में, एक आदेश 6 में
और दूसरा किस में, 7 में। तब याद करना पड़ेगा कि प्लेंट में या वाद पत्र में वाद पत्र किन आदेशों के नियमों का वाद पत्र दायर करते समय पालन किया जाना आवश्यक है। तो दो आदेश मारिएगा, कौन कौन, एक आदेश 6 और दूसरा कौन, 7। आगे डिटेल में चलेगा, लेकिन एक एक लाइन दोनों के बारे में हम बताते हैं। आदेश 6 में प्लीडिंग दी गई है। प्लीडिंग का मतलब अभिवचन। अभिवचन का मतलब अपनी अपनी बातों को कहना। तो अपनी बातें वादी कैसे कहता है, वाद पत्र के माध्यम से, और प्रतिवादी कैसे कहता है, रिटन स्टेटमेंट या लिखित कथन। यानी कि आगे बताया जाएगा, अभी आपका बस ये जानिए कि प्लीडिंग के जो नियम हैं किस आपके आदेश में 6 में, उनका भी वाद पत्र में क्या करना पड़ेगा, पालन। और वाद पत्र में क्या क्या लिखा जाएगा, यानी कि कंटेंट्स ऑफ प्लेंट या वाद पत्र में क्या क्या लिखा जाएगा, इसके बारे में विस्तृत प्रावधान आदेश 7 में दिया गया है। तो आदेश 6 में प्लीडिंग और 7 में किसके बारे में, वाद पत्र, प्लेंट। अब प्लेंट में क्या क्या लिखा जाएगा, एक क्वेश्चन मेंस में और प्री में यहाँ से भी बनता है, तो आगे बताया जाएगा। अभी अगला देखिए, तीसरा, वाद पत्र को तब तक सम्यक रूप से, सम्यक माने प्रॉपर तरीके से, उचित रूप से दायर किया गया नहीं माना जाएगा जब तक कि वह उपनियम 1 और उपनियम 2 में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन में न हो। अब आगे देखिए तीसरा खंड इसमें, कब कहा जाएगा कि कोई प्लेंट प्रॉपर तरीके से आपका फाइल हो चुका है, दायर किया जा चुका है, सतर्क रहना है। तो जब ये कह रहा है कि जब नियम 1 का और नियम 2 का क्या कर दिया गया हो, पालन। तो अब आपका क्वेश्चन ये बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है कि कब कोई वाद उचित तरीके से फाइल माना जाएगा। तो इसके लिए देखिए क्या देगा अब, पहला, वह 2 प्रतियों में दायर किया गया हो। दूसरा ऑप्शन, वह आदेश 6 के नियमों का पालन करता हो। वह आदेश 7 के नियमों का पालन करता हो, उपर्युक्त सभी। तो बताइए अब कब हम कहेंगे कि प्रॉपर वे में वह फाइल हो गया है, तो क्या मार्क कराएंगे, उपर्युक्त सभी। अब यहाँ देखिए आपका, देखिए यहाँ से आपका जो दूसरा मॉडल बना है वह मॉडल देखा जाए, कब कोई वाद उचित तरीके से फाइल किया हुआ नहीं माना जाएगा। तो ये तो 3 ऑप्शन रहेगा, और एक ऑप्शन देता है कि यदि वह एक प्रति में दायर किया गया हो। तो अब 3 ऑप्शन तो ये रहेगा जो मैंने पहले बताया, और चौथा रहेगा कि वह कितनी प्रति में दायर किया गया हो, एक। तो कब उचित रूप से दायर नहीं माना जाएगा, जब कितनी प्रति में दायर हुआ हो, एक। ये ऑप्शन भाई पूछा गया है, सतर्क रहना है छोटी छोटी बातों पर। आइए भाई आगे, आदेश 4 नियम 2 देखा जाए, वादों का रजिस्टर। देखिए, तो न्यायालय हर वाद की विशिष्टियां को उस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक में
जो सिविल वादों का रजिस्टर कहलाएगी, प्रविष्ट कराएगा। ऐसी प्रविष्टियां हर वर्ष उसी क्रम में संख्यांकित होगी जिसमें वाद पत्र ग्रहण किए गए हैं। तो बहुत आसान तरीका भाई, आप मुंसरिम के यहाँ जाते हैं, वह एक रजिस्टर लिखा है, कौन वाद दायर किया, किसके खिलाफ किया, आपका किस तारीख को किया, सीरियल नंबर क्या है, वाद संख्या क्या है, एक रजिस्टर है उस पर क्या करता है, लिख लेता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वादों का क्या हो गया, वो रजिस्टर। तो आपका दूसरा खंड उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पहले से एक क्वेश्चन बना है। अब आइए आगे बढ़ा जाए भाई, सेक्शन आपका, सेक्शन आ जाइए 27, आपका 27, 28 और 29। देखिए, जब भी धारा आपका 27, 28 और 29 पढ़िए, इधर से भी आपका क्वेश्चन बन चुका है, मेंस में भी बनता है और प्री में एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। लेकिन इसको जब भी पढ़िए, आपका फिर बताया जाए, कंसेप्ट बनाकर पढ़िएगा। अब आइए, कंसेप्ट जो बनाना है वह नेचुरल जस्टिस का बनाना है। इसको जब भी पढ़िए, आपका फिर बता दिया जाए, सीपीसी की धारा 27 पढ़िएगा, 28 पढ़िएगा, 29 पढ़ना है। और इसी के साथ जो तुरंत आदेश हैं, आपका आदेश 5 पढ़ना है, यानी कि सेक्शन 27, 28 और 29 रीड विथ आदेश 5। आदेश 5 से ही लगातार एक क्वेश्चन बन रहा है, और धारा 27 से भी बना है, आपका 28 से भी और 29 से भी, लेकिन 27 से थोड़ा अंदर जाकर प्री में बना है। और जो मुख्य रूप से आपका पढ़ना है, इसी के साथ कौन सा आर्डर पढ़ना है, 5। जो पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन बना था भाई, पिछले क्वेश्चन भी बताते रहना है कि पिछली बार क्या बना, वह दस्ती समन बना था। दस्ती समन के बारे में प्रावधान आदेश 5 के किस नियम में है, तो 9A, यानी कि आदेश 5 के आपका माने रूल 9A में दस्ती समन है। हाथ दस्ती समन बताया जाएगा डिटेल में। देखिए, आपका पहले तो कंसेप्ट बनाइए, इसके साथ आपका सीआरपीसी की भी धारा पढ़नी पड़ेगी। एक आपका 273 पढ़ना है, यानी कि कौन सी धारा पढ़नी है, 273, और इसी के साथ 61 से लेकर 69। फिर एक बार देखिए, कोरिलेट भी करते रहना है। आपका जो सीआरपीसी का सेक्शन पढ़ना है, आपका एक पढ़ना है 273, और दूसरा जो सेक्शन हल्का सा हम देखेंगे कई बार में, आपका 61 से लेकर 69। पहले आइए उद्देश्य देखा जाए, और कैसे क्वेश्चन आपका अंदर से बना है वह भी देखा जाए। देखिए, आपका प्राकृतिक न्याय का या नेचुरल जस्टिस का या नैसर्गिक न्याय का ये सिद्धांत है कि आडि अल्ट्रम परटम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुनो, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुना जाना चाहिए। तो आप लोग इसी उदाहरण को लेकर चलिए। बी ने किसके खिलाफ मुकदमा किया है, ए के खिलाफ। तो अब बताइए, अगर न्यायालय केवल ए की बातों को सुनकर, नहीं, यदि न्यायालय इस उदाहरण में केवल बी की बातों को सुनकर और बी के फेवर में फैसला दे देता है, तो ये जो निर्णय है ये नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि आडि अल्ट्रम परटम
यानी कि दूसरे पक्षकार को सुनो के नियम का पालन किया गया कि नहीं किया गया? नहीं किया गया। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भले न्यायालय बी के फेवर में फैसला सुनाए, लेकिन किसकी बातों को भी एक बार सुन ले, एक है। इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक न्याय। और जब बिहार में जाएंगे देने, बिहार की वैकेंसी भाई, आपका जो सूचना आ रही है, जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर 250 से 350 250 के बीच में 273 लोग बता रहे थे जो इंटरव्यू देने, मतलब इंटरव्यू के लिए पढ़ते हैं, कि फिर वैकेंसी लगी है, कार्मिक विभाग से आ गई है। जैसे ही आपका अप्रैल मई तक ये क्लियर होगा, तो मान के चलिए कि आपका वही मई लास्ट या जून तक वैकेंसी आने की संभावना है बिहार की फिर। और पेपर में भी निकला था कि सबसे कम जज बिहार में ही हैं। तो भाई बिहार को भी लेकर चलना है। और आपका मेजर चल ही रहा है, कम से कम ये अभी तैयार रखिए, ताकि छोटे छोटे कुछ कानून हैं तो बाद में 5-5 6-6 दिन क्या कर दिए जाएं, पढ़ाए जाएं। लेकिन मेजर में गलती अब न हो, ये नहीं कि इसी में कॉन्ट्रैक्ट और सीपीसी में गलतियां अब क्षम्य नहीं है। जब एक बार आप पढ़ लिए फिर भी गलती कर रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अभी कमी है। भाई अगर लेक्चर से न आए तब बताइए, लेक्चर जब दिया जा रहा है उसमें से आ भी रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी कमी है, हमारी नहीं। और प्रयास हम भी करते हैं कि बार बार एक चीज को रिवीजन कराया जाए, ताकि स्मृति ताजी बनी रहे। अगला देखिए भाई, आपका प्राकृतिक न्याय का एक कम से कम उदाहरण बताते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। नेचुरल जस्टिस का इतिहास जो है, आपका पूछा भी गया था, ये बिहार में भी आपका रिज वर्सेज वाल्डविन का केस है। रिज वर्सेज वाल्डविन का केस है। जस्टिस राइट है इस केस को नेचुरल जस्टिस का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा। और बिहार के लिए जब पढ़ेंगे तो 4-5 दिन नेचुरल जस्टिस चलेगा, यानी कि आपका कम से कम 4 लेक्चर लगता है, एक में नहीं होता है। यहाँ रिज बनाम वाल्डविन, हाँ वाल्डविन, जस्टिस राइट, लॉर्ड राइट, ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है ये केस नेचुरल जस्टिस का। देखिए प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत का पालन करा जाए। पहले एक उदाहरण बनाया जाए, और तब पहले 2 मिनट आपराधिक मामलों में हम बताएंगे, और तब सीपीसी शुरू कर दिया जाएगा। देखिए नेचुरल जस्टिस की जहाँ तक बात है, इंग्लैंड के न्यायालयों ने आपका इसका इतिहास भी बता रखा है कि नेचुरल जस्टिस का नियम तो आपका आदिकाल से चला आ रहा है, यानी कि बहुत प्राचीन है। और आपका उदाहरण भी न्यायालयों ने दिया, और ये कहा कि भाई एक समय आपका जो गार्ड थे, यानी कि भगवान थे, उन्होंने मानव को अपने स्वर्ग में अपने बागीचे की रक्षा करने के लिए दिया, और कहा कि इन फलों को देखते रहना, लेकिन तोड़कर खाना ना। यानी कि आपका फल की रखवाली करो। तो जैसे ही गार्ड बाहर गए और मनुष्य निकला लालची, आज भी लालची है, लालची निकला और फल तोड़कर क्या किया, खा लिया। तो जब भगवान आए माने वापस, तो बिना सुने मनुष्य को स्वर्ग से नहीं निकाले। उन्होंने भी नेचुरल जस्टिस का पालन किया था, और मनुष्य से पूछा कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया। और जब मनुष्य का जवाब आ गया, और तब भगवान ने कहा कि तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, जाओ जहन्नुम में, जन्नत में रहने लायक। और आज भी मानव कहाँ आ गया, पृथ्वी पर, यानी कि जहन्नुम में। भाई आपका वो अलग बात है, मानिए ना मानिए, ये कहावत हम नहीं बता रहे हैं, ये इंग्लैंड के न्यायालयों ने केस के माध्यम से
ये नेचुरल जस्टिस का इतिहास बता रखा है। अब आइए, पहले आपराधिक मामलों में पूछा गया था इंटरव्यू में भाई, काफी मेंस में भी एक क्वेश्चन इस समय आ रहा है सीआरपीसी में, कि नेचुरल जस्टिस का जो नियम है वह सीआरपीसी की कई धाराओं में समाहित है, लेकिन एक धारा हम उठाते हैं 273। धारा 273 ये बताती है कि जब भी अगर किसी अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य लेना है तो अभियुक्त जब कोर्ट में हाजिर रहे तभी उसके अगेंस्ट में एविडेंस लिया जाए। यानी कि अभियुक्त न्यायालय में क्या रहे, हाजिर, और तब उसके खिलाफ जो भी एविडेंस लेना हो आप लीजिए, किसी के पीठ पीछे कोई कार्यवाही न करिए। यह स्पष्ट नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत कहाँ समाहित है सीआरपीसी में, तो 273। अब अभियुक्त को बुलाने के लिए न्यायालय के पास क्या क्या हथियार हैं, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या उपाय हैं। एक उपाय है समन जारी करना, तो समन सीआरपीसी में भी आएगा और किस में आएगा, सीपीसी में भी। समन जारी करके वहां अभियुक्त गवाह या प्रतिभू को बुलाया जाएगा। यहाँ समन जारी करके या तो प्रतिवादी को या गवाह को बुलाया जाएगा। यानी कि अभियुक्त तो यहाँ है नहीं कि भाई बुलाया जाए, यहाँ तो आपका कौन है, तो आपका डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है, कोई अपराध नहीं किया है प्रतिवादी, हाँ सिविल रॉन्ग जरूर किया है। तो अब समन के बारे में जो विस्तृत प्रावधान है वह आपराधिक मामलों में किस धारा से किस धारा तक, तो सीआरपीसी के सेक्शन 61 से लेकर कहाँ तक, 69। और जो आपका सीपीसी में प्रावधान है आपका सेक्शन 27, 28 और 29 में समन के बारे में सब्सटेंसिव प्रावधान है, सारवान प्रावधान है, या प्रिंसिपल दिया गया है, सिद्धांत दिया गया है, और इन सिद्धांतों को कैसे अप्लाई किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, यानी कि इसके लिए शुद्ध रूप से जो प्रोसीजर दिया गया है वह किस आर्डर में दिया गया है, 5 में। तो पहले आपका उदाहरण देखा जाए, फिर एक बार बैक होइए और सेक्शन पहले दो दो लाइन है निकाल लिया जाए। बी ने ए के खिलाफ मुकदमा किया क्योंकि ए अपने वादे से क्या हो गया, वचन से मुकर गया। तो जब भी सम्यक रूप से वाद दायर कर देता है तो फिर एक बार बैक होइए, तो कब कहा जाएगा कि बी ने प्रॉपर तरीके से मुकदमा दायर कर दिया है, तो आपका जब वाद पत्र कितनी प्रतियों में कम से कम हो, 2, आदेश 6 और 7 के नियमों का क्या किया गया हो, पालन, तो हम कहेंगे कि बी ने ए के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अब आगे देखा जाए तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि भाई बी को भी सुना जाए, आरडी अल्ट्रम पर्टम, तो बी को बुलाया जाएगा, कॉल लेटर जारी होगा, कॉल लेटर मने समन, बुलावा पत्र, तो बुलावा पत्र जारी होगा, तो किस धारा में यह बुलावा पत्र दिया गया है, तो प्रिंसिपल कहाँ दिया गया है, अब 27 से शुरू करिए, बैरेक घूमका हो गई, देखिए आपका 27 देखिए भाई, प्रतिवादियों को समन, जहां कोई वाद सम्यक रूप से दायर किया जा चुका है, फिर पॉइंट पकड़िए, जहां कोई सूट प्रॉपर वे में या उचित तरीके से फाइल किया जा चुका है, तो अभी हमने बताया कि कब कहा जाएगा कि कोई मुकदमा उचित रूप से दायर कर दिया गया, तो कम से कम कितनी प्रति में, 2, और किस आर्डर का पालन किया गया हो, 6 और 7 का।
याद रखिएगा, अभी बताया गया था आदेश 4 में। वहां उपसंजात होने और द, और दावे का उत्तर देने के लिए समन प्रतिवादी के नाम निकाला जा सकेगा। देखिए, यही आपका एमपी और अन्य राज्यों में क्वेश्चन बना है कि समन क्यों निकाला जाता है, समन का पर्पज क्या है, समन का उद्देश्य क्या है, समन क्यों निकाला जाए, ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। तो बेयर एक्ट ही बताता है कि ए डिफेंडेंट या प्रतिवादी हैं तो ए के नाम समन निकाला जा सकेगा। फिर एक बार देखिए, सकेगा क्यों शब्द लिखा गया, क्योंकि कुछ दशाओं में समन निकाला जाना बाध्यकारी नहीं है, नहीं भी निकाला जा सकता। कौन सी कंडीशन है, वह कंडीशन आपका आर्डर 5 से गवर्न होगी, धारा से नहीं। फिर एक बार देखिए, ए के नाम समन क्यों निकाला जाए, तो आपका दो पर्पज है कि ए पियर हो, यानी कि कोर्ट में हाजिर हो, उसको आपका लिखा गया है उपसंजात हो। यानी कि पहला उद्देश्य ये है कि ए को न्यायालय में एपियर कराया जाए, हाजिर कराया जाए, और दूसरा पर्पज ये है कि ए न्यायालय में आकर बी के दावे का, बी के क्लेम का क्या दे, आंसर दे, जवाब दे। तो देखिए, आपका क्वेश्चन का मॉडल भी चलते रहना प्री का कि समन का उद्देश्य क्या है, तो दे देगा पहला प्रतिवादी को उपसंजात करना, दूसरा ऑप्शन देगा कि वादी के दावे का प्रतिवादी जवाब दे, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या मार्क कराएंगे, दोनों, क्योंकि बेयर क्या बताता है। ये क्वेश्चन एमपी में बन चुका है भाई आपका। याद रखिए, दो उद्देश्य है कि प्रतिवादी हाजिर हो पहला, दूसरा क्या है, प्रतिवादी वादी के दावे का क्या दे, तो जवाब देगा तो क्या लिखेगा, ये आदेश 8 में बताया जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे। अगला देखिए 27। हाँ, और उसकी तामील विहित रीत से, वो छोड़ दीजिए, अभी आदेश 5 में जाएगा तो डिटेल में। 28 बस एक लाइन याद रखना है, जहाँ प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है तो धारा 28 और विदेशी समनों की तामील 29। एक एक लाइन याद रखना प्री के लिए। यानी कि अगर प्रयागराज का न्यायालय समन निकालता है और प्रतिवादी मान लीजिए निवास करता है मध्य प्रदेश में, तब क्या होगा, तो यहाँ से समन भेजा जाएगा। फिर अगर विदेश में है तो आपका 29। तो केंद्र सरकार जैसा नियम बनाए उस तरह से विदेश में समन भेजा जाता है, बहुत ज्यादा इसको पढ़ना नहीं है। इसके बाद आइए आदेश 5 शुरू किया जाए भाई। अब पहले आदेश 5 निकाल लीजिए। तो देखिए, एक एक पॉइंटों पर थोड़ा आदेश 5 का गौर करना है, जो क्वेश्चन बनता है उसको हम बता देते हैं। पहले तो जो प्री में यहाँ क्वेश्चन बनता है आदेश 5 में वो बताया जाए। प्री में आपका एक क्वेश्चन वर्तमान में बन रहा है, देखिए क्या के भाई, समन की जो सर, हाँ, कब समन निकाला जाना आवश्यक नहीं है, ये पहला पॉइंट हम बताएंगे। समन की सर्विस या तामील या प्रतिवादी को समन जो रिसीव कराया जाएगा वह कितने समय के अंदर कराया जाएगा, समय याद रखना है। तीसरा आपका याद रखना है कि समन की तामील किस पर की जाएगी, तो सामान्यतः प्रतिवादी पर की जाए। यानी कि अगर बी ने किसके खिलाफ मुकदमा दायर किया है, ए के, तो किसको व्यक्तिगत रूप से समन दे दिया जाए, ए को। तो जो क्वेश्चन आपका बनता है
कि समन की पर्सनल सर्विस या व्यक्तिगत तामील का प्रावधान किस सेक्शन में है, ये आपका देखना है। इसके बाद चस्पा करके समन की तामील, ये भी पूछा जाता है। प्रतिस्थापित तामील, ये भी आपको याद रखना है। विकसित तामील, ये भी याद रखना है। फिर आपका जो पूछा जाता है, पूछा ही गया था पिछली बार, दस्ती समन क्या है, दस्ती समन ये भी पढ़ना है। और लास्ट में जो पढ़ना है, इस समय लास्ट वाला भी क्वेश्चन बन रहा है, आदेश 5 का रूल 30, वो भी आपको सतर्क रहना है। उसमें हम ये बताएंगे कि अगर हैसियत आपका अच्छी है तो न्यायालय चाहे तो समन न निकाल कर क्या निकाल सकेगा, लेटर, यानी कि प्रतिवादी के नाम क्या निकाल सकेगा, पत्र। ये उत्तराखंड में आपका इस बार नहीं, इसके पहले वाले में पूछा गया था प्री में। तो उत्तराखंड भाई बेयर एक्ट ही बेस रहता है ज़्यादा। अब देखिए आपका आदेश 5 समनों का निकाला जाना और उसकी तामील। तो आदेश 5 का नियम 1 देखिए, समन। जब वाद सम्यक रूप से दायर किया गया है, तो फिर याद रखिए कब कोई मुकदमा उचित रूप से दायर माना जाएगा, तीसरी बार बताया जा रहा है। जब वह न्यायालय या उसके अधिकारी को दिया गया हो, कम से कम 2 प्रतियों में दिया गया हो, और आदेश 6 तथा 7 के नियमों का क्या किया गया हो, पालन। तो आदेश 4 नियम 1 बताता है, खंड वाइज भाई, आदेश 4 नियम 1 का उपनियम 3 यह बताता है कि तब ये माना जाएगा कि मुकदमा उचित तरीके से क्या किया गया है, दायर। तो पहला नियम ये आया कि समन कब निकाला जा सकेगा, जब मुकदमा उचित तरीके से क्या हो चुका है, दायर। भाई पहले नहीं कि समन निकाल दीजिए। अगला शब्द देखिए, तब प्रतिवादी को उस पर समन की तामील से 30 दिनों के भीतर उपस्थित होने और दावे का उत्तर देने तथा अपनी प्रतिरक्षा यदि कोई हो का लिखित कथन दायर करने के लिए समन जारी किया जा सकेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि समन जारी किया जाएगा, इस समन की तामील होगी और प्रतिवादी से कहा जाएगा कि तुम हाजिर हो और वादी के दावे का जवाब दो, और कोई बात कहनी है तुम्हें तो भी बात कहो। तो पहले कंसेप्ट बनाइए भाई, तब फिर आपका बैरक शुरू होगा, क्योंकि अब जरूरत आ गई है कि आप एक बार फिर से पूरा क्या बनाइए। देखिए इसी उदाहरण को हम आगे बढ़ाते हैं। आपका बी ने ए के खिलाफ वाद दायर किया है, तो अब ए के नाम एक तो समन जारी होगा, बुलावा पत्र, तो समन जारी होगा, तो ए से क्या कहा जाएगा कि ए न्यायालय में आए और बी के दावे का जवाब दे। तो जो ए बी के दावे का जवाब देता है उसको वाद पत्र नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है WS, या लिखित कथन, या आपका रिटन स्टेटमेंट। याद रखिएगा जो विपक्षी दायर करता है उसे हम क्या कहते हैं, रिटन स्टेटमेंट। तो वाद पत्र किसका अभिवचन होता है, वादी का, और रिटन स्टेटमेंट किसका प्लीडिंग होती है, प्रतिवादी का। अब ए से पहले वाद अपना ए से लिखित कथन दायर करवाइए। ए जब बी के दावे का जवाब देगा तो बी ने जो जो मुद्दे उठाए हैं या तो उसको इनकार करे या स्वीकार करे या मौन रह जाए, ये हो सकता है।
ए या तो बी के दावे को स्वीकार करे या मौन रह जाए या क्या कर दे, इनकार। ए चाहे तो बी के दावे का जवाब देने के अलावा भी अपने प्रतिवाद पत्र में यानी कि लिखित कथन में या रिटन स्टेटमेंट में या जवाब में और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी लिख सकता है। तो जो ए अपने जवाब में या लिखित कथन में लिखेगा जो बातें, वह क्या होंगी, इसके लिए सीपीसी का आर्डर 8 काम करेगा। फिर एक बार याद रखिए, इस उदाहरण में ए के लिए कौन काम करेगा, आर्डर 8। लेकिन एक दो लाइन और बताया जाए इसका कॉन्सेप्ट भाई। जब ए अपनी बातें लिख रहा है तो एक तो बी के दावे का जवाब दे दिया, तो पहले पॉइंट में जवाब दिलवाया जाएगा। दूसरे पॉइंट में ये हो सकता है कि ए आपका सेटाफ की मांग कर दे, मुजराई की भी मांग कर सकता है। सेटाफ या प्रतिसाधन यानी कि किसकी मांग कर सकता है, मुजराई की। और तीसरा काउंटर क्लेम यानी कि प्रति दावा, यानी कि काउंटर क्लेम मतलब क्या, प्रति दावा, यानी कि दावे के बदले दावा। यानी कि बी ने ए के खिलाफ दावा किया है तो ए अपना जवाब लगाते समय आपका क्या करेगा, काउंटर क्लेम कर सकता है, प्रति दावा कर सकता है। अब देखिए आपका शुद्ध रूप से जो इंटरव्यू में पूछा गया है कि इसमें से कौन शुद्ध रूप से या प्योर रूप से नया वाद है नहीं लेकिन माना जाता है, तो जो ये प्रतिदावा है, काउंटर क्लेम है, ये शुद्ध रूप से ये माना जाता है कि प्रतिवादी का नया दावा है। और ऐसी दशा में ये माना जाता है कि नया वाद है, माना जाता है। माना जाता है मतलब फिर मैं बता दूं, वास्तव में है लेकिन कानून क्या किया है, मानता है। अब यहाँ प्रतिवादी कब वादी की हैसियत में होता है, ये अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आगे हम डिटेल में चलेंगे। तो जब भी ये पूछे कि प्रतिवादी कब वादी की हैसियत में होता है, तो जब वह मुजराई की मांग करे यानी कि सेटाफ की, या जब वह काउंटर क्लेम की मांग करे, प्रतिदावा। तो लास्ट में एक उदाहरण बनाया जाए जिसमें कि एक ही उदाहरण में मुजराई भी हो जाए और आपका प्रतिदावा, तभी तो जवाब लगाएगा। तो देखिए आपका भाई फिर एक बार इसी उदाहरण को लास्ट में एक बार देखते हैं। बी ने ए के खिलाफ मुकदमा किया और कहा कि ए हमारा 10,000 रुपया लिया है और ए से हमें कितना दिलवाया जाए, 10,000। ए कह रहा है कि हजूर बी भी हमारा 5,000 रुपया लिया है और ये 5,000 रुपया कटौती करवाया जाए, सेट ऑफ करवाया जाए। तो बताइए अगर बी जीतता है तो 5,000 रुपया तो माइनस हो जाएगा और बी को कितना न्यायालय अब दिलवाएगा, 5,000। तो ये काउंटर क्लेम हुआ कि सेट ऑफ हुआ, सेट ऑफ शुद्ध रूप से, सेट ऑफ माने कटौती, पारस्परिक उन्मुक्ति या कटौती। अब इसी में दावा करिए ए कहता है कि बी हमारा 15,000 रुपया लिया है, यानी कि कितना लिया है। तो अब यही आपको सतर्क रहना है कि वादी ने जितनी रकम की मांग की है और प्रतिवादी ने आक्षेप किया है, माने मुजराई की मांग की है, तो जितनी रकम वादी की है उतनी रकम शुद्ध रूप से मुजराई होगी। तो इस 15,000 में मुजराई कितना हो गया, 10,000, बचा कितना और, तो ये जो 5,000 बचा है ये प्योर रूप से ये क्या कहलाएगा, काउंटर क्लेम कहलाएगा। यानी कि प्रतीपवाद
प्रतीपवाद या क्रॉस सूट या काउंटर क्लेम। कंसेप्ट भाई क्लियर रखे, वो तो आगे आदेश 8 जब चलेगा तब आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन आपका